क्लास 11 चैप्टर 3 सांस्कृतिक आधार। व्यवहार का सामाजिक सांस्कृतिक निरूपण। व्यवहार के जैविकी आधार को पढ़ने के बाद आपका यह विचार बन गया होगा कि हमारे कई व्यवहार अंतःस्राव से प्रभावित होते हैं, तो अन्य कई व्यवहार प्रतिवर्ती अनुक्रियाओं के कारण होते हैं। तथापि हार्मोन और प्रतिवर्त हमारे समस्त व्यवहार के कारणों की व्याख्या नहीं करते। हार्मोन मानव कायिक को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु वे पूर्ण रूपेण मानव व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते। इसी प्रकार रूढ़ धारणा स्थिर प्रारूप, जो किसी भी प्रतिवर्त का सबसे विवेककारी गुण है, अधिकांश मानव अनुक्रियाओं में दिखाई नहीं देता। यह तर्क देने के लिए हमारा व्यवहार जानवरों के व्यवहार से अधिक जटिल है। हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उदाहरण ले सकते हैं। इस जटिलता का एक प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य के व्यवहार को नियमित करने के लिए एक संस्कृति है जो जानवरों में नहीं है। आइए एक मूल आवश्यकता है, भूख को लें। हमें पता है कि इसका जैविकी आधार है जो मनुष्य और जानवरों में समान है, लेकिन जिस तरह से मनुष्यों द्वारा इस आवश्यकता की संतुष्टि होती है वह अत्यंत जटिल है। उदाहरणार्थ, कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं जबकि कुछ मांसाहारी भोजन भी खाते हैं। वे कैसे शाकाहारी या मांसाहारी बन गए? कुछ शाकाहारी अंडा खाते हैं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? सोचने का प्रयत्न कीजिए कि लोग खाना खाने के विषय में इतना भिन्न प्रकार व्यवहार कैसे करने लगे। यदि आप और खोज करें तो पाएंगे कि भोजन करने के तरीके से भी विभिन्नताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, हाथ से भोजन करना या चम्मच, कांटे या छुरी की मदद से खाना। काम व्यवहार को भी एक अन्य उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। हमें पता है कि इस व्यवहार में मनुष्यों और जानवरों में अंतःस्राव और प्रतिवर्ती क्रियाएं समान रूप से होती हैं, जबकि जानवरों में काम व्यवहार काफ़ी सरल और प्रतिवर्ती होता है। सभी जानवर लगभग एक ही प्रकार से काम व्यवहार करते हैं। मनुष्य में यह इतना जटिल होता है कि इसे प्रतिवर्ती बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। मानव काम व्यवहार में साथी का चुनाव एक मुख्य विशेषता होती है। चुनाव का यह आधार भिन्न समाजों में भिन्न होता है और एक ही समाज में भी भिन्न होता है। मानव काम व्यवहार कई नियमों, मानकों, मूल्यों और कानूनों से नियंत्रित होता है, तथापि इन नियमों और मानकों में भी लगातार परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। ये उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार को समझने में केवल जैविकी कारक ही बहुत ज़्यादा सहायता नहीं कर सकते। जीव वैज्ञानिकों द्वारा जो मानव प्रकृति बताई गई है, उससे कहीं भी मनुष्य का स्वभाव होता है भिन्न। जैविकी और सांस्कृतिक शक्तियों की परस्पर क्रिया के द्वारा मानव प्रकृति विकसित हुई। इन्हीं शक्तियों ने हमें कई तरह के समान और कई अन्य तरह से भिन्न बनाया है। संस्कृति का संप्रदाय। आपने पढ़ा कि मानव व्यवहार को उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी जिसमें वह घटित होता है समझा जा सकता है। मानव व्यवहार मूलभूत रूप से सामाजिक होता है। इसमें दूसरे अन्य लोगों के साथ संबंध, उनके व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया, हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई असंख्य चीज़ों से हमारे आबद्ध सम्मिलित होते हैं। यद्यपि कई अन्य प्राणी भी हमारी तरह सामाजिक होते हैं, किंतु मनुष्य सांस्कृतिक भी होते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सांस्कृतिक होने का क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें संस्कृति का अर्थ समझना होगा। एकदम सरल भाषा में यदि कहें तो संस्कृति का तात्पर्य पर्यावरण के मानव निर्मित भाग से है। इसमें बहुत से लोगों के व्यवहार के साथ साथ हमारे अपने व्यवहार के विभिन्न उत्पाद सम्मिलित होते हैं। ये उत्पाद भौतिक वस्तुएं यथा औजार, मूर्तियाँ, विचार यथा श्रेणियाँ, मानक या सामाजिक संस्थान यथा परिवार, विद्यालय हो सकते हैं। हम उन्हें लगभग हर जगह देख सकते हैं। ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यद्यपि हम उनके प्रति हमेशा सजग नहीं होते। आइए कुछ उदाहरणों को देखें। जिस कमरे में आप अभी हैं वह एक सांस्कृतिक उत्पाद है। ये किसी का वास्तुकलात्मक विचार और भवन निर्माण कला का परिणाम हो सकता है। आपका कमरा आयताकार हो सकता है, किंतु कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ कमरे आयताकार नहीं होते। ये था एस्किमो के। इस अध्याय को पढ़ते समय हो सकता है आप किसी कुर्सी पर बैठे हों जिसका किसी ने कुछ समय पहले रूपांकन एवं निर्माण किया हो। चूँकि कुर्सी पर बैठने की एक विशेष मुद्रा होती है, यह आविष्कार आपके व्यवहार का निरूपण कर रहा है। कई ऐसा समाज है जहाँ कुर्सियाँ नहीं होती। जरा सोचिए, इन समाजों में लोग कुछ पढ़ने के लिए कैसे बैठते होंगे। विद्यार्थी कक्षा में कुर्सियों पर बैठते हैं, लेकिन सभी विद्यालय में कुर्सियाँ नहीं होती। कई गाँव के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कुर्सियाँ नहीं होती। वे या तो ज़मीन पर या फिर बोरे बिछाकर बैठते हैं। कुछ समाजों में बच्चे एक कमरे में एकत्रित होकर अध्यापक की ओर मुख करके बैठते हैं।
जो कि एक अन्य प्रकार का सांस्कृतिक उत्पाद है जिसे शिक्षण कहते हैं। संस्थान का भौतिक पक्ष हो सकता है, जैसे भवन, और वैचारिक पक्ष हो सकता है, जैसे यह विचार है कि शिक्षण एक विशिष्ट स्थान या समय पर होना चाहिए, या बॉक्स में जैविकी या सांस्कृतिक संचरण। यह विचार है कि जो लोग विद्यालय में आते हैं उनका मूल्यांकन होना चाहिए और सफलतापूर्वक शिक्षा पूरी करने पर उन्हें प्रमाण पत्र देना चाहिए। यह संस्थान उन लोगों को कुछ व्यवहारात्मक प्रत्याशा भी प्रदान करते हैं जो इसमें भाग लेते हैं। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को ही कुछ भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ती हैं। व्यक्ति, परिवार और समुदाय के शिक्षा एवं शिक्षण के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। कुछ का मत है कि विद्यालय शिक्षा एक मूल्यवान चीज़ है। उनका यह अडिग विश्वास है कि विद्यालय शिक्षा लोगों को अधिक शक्तिशाली बना सकती है और उनका भाग्य बदल सकती है। दूसरे लोग इसे न तो मूल्यवान समझते हैं और ना ही इसकी शक्ति में विश्वास रखते हैं। कुछ समाज लड़के और लड़कियों की समान शिक्षा पर जोर डालते हैं, जबकि अन्य ऐसा नहीं मानते। कुछ समूह शिक्षा की इस प्रक्रिया में व्यापक रूप से भाग लेते हैं, जबकि दूसरे, जैसे कुछ जनजातीय समूह, थोड़ा या बिल्कुल भी भाग नहीं लेते। कुछ विशेष आवश्यकता वाले लोग बहुधा कई कारणों से विद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। समुदाय, लिंग, जाति समूह और विशेष आवश्यकताओं वाले समूह और उनकी शैक्षणिकता के बारे में भिन्न भिन्न समाजों में लोगों के भिन्न भिन्न विचार होते हैं। जब आप चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि मनुष्य के रूप में हमें कई प्रकार के सांस्कृतिक उत्पादों से अन्योन्य करते हैं और उनके अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संस्कृति एक महत्वपूर्ण ढंग से हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। फिर भी इस बिंदु पर यह भी समझने योग्य है कि जिस प्रकार संस्कृति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, हम भी अपनी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। कई मानवशास्त्रियों ने इंगित किया है कि संस्कृति और मानस का एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार एक व्यक्ति उसके सामाजिक परिवेश के बीच संबंध अन्योन्य क्रियात्मक परस्पर प्रभाव डालने वाला है और इन्हीं अन्योन्य क्रियाओं के दौरान वे एक दूसरे को बनाते हैं। यह परिप्रेक्ष्य बताता है कि मनुष्य सांस्कृतिक शक्तियों का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि वे स्वयं एक संदर्भ बनाते हैं जिसमें उनके व्यवहारों का निरूपण होता है। क्रियाकलाप। संस्कृति क्या है? यद्यपि संस्कृति हर समय हमारे साथ रहती है, इसको परिभाषित करने में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। यह बहुत कुछ भौतिकी में ऊर्जा के विचार या समाजशास्त्र में समूह के विचार जैसा ही है। कुछ के अनुसार संस्कृति हमारे बाहर रहती है और इसका व्यक्तियों के लिए बहुत महत्व है, जबकि दूसरों के अनुसार संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह एक विचार है जो लोगों के एक समूह द्वारा बनाया और समान रूप से माना जाता है। संस्कृति की असंख्य परिभाषाएं साधारणतः इसकी कुछ अत्यावश्यक विशेषताओं की ओर इंगित करती है। पहली विशेषता यह है कि संस्कृति उन लोगों के व्यवहारात्मक उत्पादों को सम्मिलित करती है जो हमसे पहले आ चुके हैं। यह मूर्त और अमूर्त दोनों उत्पादों के बारे में इंगित करती है जो किसी न किसी रूप में पहले रह चुके हैं। अतः जैसे ही हम जीवन शुरू करते हैं, संस्कृति वहाँ पहले से उपस्थित होती है। इसमें कुछ मूल्य होते हैं जो प्रकट किए जाते हैं और उनको प्रकट करने के लिए एक भाषा होती है। यह एक जीवन पद्धति है जो हम में से बहुत लोगों के द्वारा अपनाई जाती है, जो उसे परिवेश में बड़े होते हैं। संस्कृति का इस प्रकार का संप्रत्ययीकरण इससे व्यक्ति के बाहर की बात समझता है, किंतु कुछ ऐसी भी व्याख्याएं हैं जो संस्कृति को लोगों के मन में समझती हैं। दूसरे प्रकार की व्याख्याओं में संस्कृति को कुछ प्रतीकों में अभिव्यक्त अर्थों के रूप में समझा जाता है, जो कि एक ऐतिहासिक रूप से लोगों में संचारित होती है। संस्कृति महत्वपूर्ण वर्ग बनाकर, जैसे सामाजिक प्रथाएं, जैसे विवाह, और भूमिकाएं, जैसे वर्ग तथा मूल्य, विश्वास और आधार वाक्य के माध्यम से एक अर्थ प्रदान करती है। जैसा कि रिचर्ड श्वेडर ने कहा कि यह सीखने के लिए एक माँ की बहन के पति मौसा होते हैं। हमें दूसरों से ज्ञान का एक ढांचा ग्रहण करना होता है ताकि हम किसी चीज़ का अर्थ समझ सकें। संस्कृति को हम चाहे एक स्थित यथार्थ के रूप में देखें या उसका अमूर्तीकरण करें, या दोनों ही अर्थ मिलें, यह मानव व्यवहार पर कई प्रकार से प्रभाव डालती है। मानव व्यवहार की बहुत सी ऐसी भिन्नताएं जो पहले जैविकी कारणों से मानी जाती थी, उन्हें हम संस्कृति के कारण वर्गीकृत करके उनकी व्याख्या कर सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ जिनमें मनुष्य का विकास होता है, वे समय और स्थान के कारण बहुत भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, 20 वर्ष पहले भारत में बच्चे बहुत से ऐसे उत्पाद को नहीं जानते थे
जो आज बाल संसार का हिस्सा हैं। उसी तरह एक आदिवासी जो दूरवर्ती वन या पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा उसने कभी नाश्ते में सैंडविच या पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा। इसके पूर्व के अनुच्छेद में हमने संस्कृति, कल्चर एवं समाज, सोसाइटी का कई बार उल्लेख किया है। अक्सर दोनों का एक ही अर्थ लगाया जाता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि दोनों का अर्थ एक नहीं है। समाज लोगों का एक समूह है जिनकी एक विशेष सीमा होती है और वे एक सामान्य भाषा बोलते हैं जो उनके पड़ोसी लोग समानता नहीं समझ पाते। एक समाज एकल राष्ट्र हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। यह संस्कृति ही है जो एक समाज से दूसरे समाज के मनुष्यों के व्यवहारों का निरूपण करती है। एक समाज से दूसरे समाज में जो विविधताएं होती हैं उन्हीं को संस्कृति का नाम दिया जाता है। समाज की इन्हीं विशेषताओं और मानव व्यवहार पर उनके प्रभाव का अध्ययन ही मनोवैज्ञानिकों की विषय वस्तु है। अतः लोगों का एक समूह जो अपनी आजीविका शिकार और वनों में एकत्रीकरण से चलता, उसके जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं परिलक्षित होंगी जो उन समाजों में नहीं पाई जाएंगी जो कृषि उत्पादों या वेतन से अपनी आजीविका चलाते हैं। सांस्कृतिक संचरण। हमने पहले भी देखा है कि एक मनुष्य होने के नाते हम जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों प्रकार के प्राणी हैं। जैविक प्राणी होने के नाते हमारी कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं। उनकी पूर्ति हमारी उत्तरजीविता दर को बढ़ाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति में हम अपने बहुत सारे अर्जित कौशलों का उपयोग करते हैं। हमारे अंदर अपने और दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने की एक अति विकसित क्षमता होती है। किसी अन्य प्राणी में इस सीमा तक सीखने की क्षमता नहीं होती जितनी हम में होती है। किसी अन्य प्राणी ने अधिगम का एक संगठित तंत्र, जिसे शिक्षा कहा है, नहीं बनाया है, और इस सृष्टि में कोई और प्राणी इतना सीखना भी नहीं चाहता जितना हम सीखना चाहते हैं। परिणामस्वरूप हम कई प्रकार के व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं और जो मनुष्य की विशिष्टता है और जिन्हें हम संस्कृति कहते हैं, उनकी रचना संस्कृतिकरण समाजीकरण की प्रक्रियाएं में सांस्कृतिक व्यक्ति बनाती हैं। संस्कृतिकरण उस सभी प्रकार के अधिगम को कहते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष और सुविचारित शिक्षण के होता है। हम कुछ विचार, संप्रदाय और मूल्यों को सीखते हैं क्योंकि वे हमारे सांस्कृतिक संदर्भ में हमें उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ, क्या सब्जी है और क्या घास पात है, क्या अनाज है और क्या अनाज नहीं है की परिभाषा हम उसी तरह से देखते हैं जिस तरह से हमसे पहले अनाज या सब्जी का अर्थ बताया गया था, और अधिकांश लोगों ने सहमति भी दी थी। इस तरह के संप्रदाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से संचारित होते हैं और बहुत अच्छी तरह से सीखे जाते हैं क्योंकि वे किसी भी सांस्कृतिक समूह के जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं जिन पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाते। अधिगम के ये सभी उदाहरण सांस्कृतिकरण कहलाते हैं। इस प्रकार संस्कृतिकरण उन सभी प्रकार के अधिगमों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन में इसलिए घटित होते हैं क्योंकि वे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में हमें प्राप्त होते हैं। सांस्कृतिकरण का मुख्य तत्व है प्रेक्षण द्वारा सीखना। जब भी हम अपने समाज की कोई भी चीज़ प्रेक्षण द्वारा सीखते हैं तो संस्कृतिकरण प्रमाणित होता है। पूर्ववर्ती पीढ़ियों द्वारा इन सारी चीज़ों का सांस्कृतिक निरूपण होता है। इस अर्थ में संस्कृतिकरण का तात्पर्य उस अधिगम से है जो कि हमें पहले से प्राप्त है। हमारे व्यवहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा संस्कृतिकरण का उत्पाद है। भारतीय परिवारों में कई प्रकार की जटिल क्रियाएं जैसे भोजन बनाना प्रेक्षण द्वारा ही सीखी जाती हैं। इस तरह की क्रियाओं के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक नहीं है और भोजन बनाने के लिए कोई सुविचारित अनुदेश भी नहीं है। यद्यपि संस्कृतिकरण के प्रभाव काफ़ी स्पष्ट दिखाई देते हैं, तथापि लोग साधारणतः इन प्रभावों के प्रति सजग नहीं होते। वे साधारणतः इस बात के लिए भी सजग नहीं होते कि समाज में सीखने के लिए क्या उपलब्ध नहीं है। अतः यह एक प्रत्यक्ष विरोधाभास को जन्म देता है कि जो लोग सबसे अधिक सुसांस्कृतिक होते हैं वे बहुधा स्वयं के निर्माण में अपनी संस्कृति की भूमिका के प्रति सबसे कम सजग होते हैं।